आज की क्लास में हम ईवीएस का चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है कमर कसो बड़े चलो। चैप्टर 9 है। ये एक टीचर की डायरी है जिसमें उन्होंने अपना सेल्फ एक्सपीरियंस लिखा है, जिसमें वो एक ट्रेनिंग कैंप में है जिसमें उन्हें माउंट जो होते हैं उन पे चढ़ने की ट्रेनिंग दी गई है। तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हैं कि उस ट्रेनिंग को उन्होंने कैसे किया था और क्या क्या चीज़ें उन्होंने फेस की थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 फरवरी 1984 कोहा पेमाई कैंप, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंट ट्रेनिंग उत्तरकाशी। यानी ये इंस्टीट्यूट जो है ये उत्तरकाशी में है। हम को पेमाई कैंप में शामिल थे और बेहद पुरजोश थे। हम में से 20 केंद्रीय विद्यालय की टीचरें थीं। यानी कि ये जो कैंप था इसमें ये अकेली नहीं थी बल्कि इनके जैसे और टीचर्स भी थी। हमारे अलावा दीगर औरतें बैंक और दूसरे इदारों से आई थी। यानी टीचर्स के अलावा वहाँ और भी डिपार्टमेंट की औरतें थीं। आज कैंप का दूसरा दिन था। सुबह जब मैंने बिस्तर से उठकर अपना पाँव ज़मीन पर रखा तो मैं दर्द से कराह उठी। मुझे कल का दिन याद था। 26 किलोमीटर पैदल चलना, वो भी कमर पर भारी थैली लेकर। मुझे डर था कहीं ऊपर चढ़ते हुए पथरीले तंग रास्ते में मैं फिसल न जाऊं। आंखों में आंसू लिए मैं आहिस्ता आहिस्ता अपने एडवेंचर कोर्स के डायरेक्टर ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह के कमरे में जा पहुंची। मैं सोच रही थी कि मैं क्या कहूं कि मैं आज ट्रेनिंग पर जाने से बच जाऊं। अचानक पीछे से मुझको इनकी गहरी आवाज़ सुनाई दी। मैडम, नाश्ते के वक्त आप यहाँ क्या कर रही हैं? जल्दी करो, नहीं तो तुम्हें खाली पेट ही ट्रेनिंग पर रवाना होना पड़ेगा। सर, मैं इसके अलावा कुछ और न कह सकी। तुम यहाँ मुझसे ये कहने आई थी कि तुम्हारे पाँव में छाले पड़ गए हैं और तुम चल नहीं सकती, क्या ऐसा नहीं है? हाँ सर, ये कोई नई बात नहीं है। अब जल्दी से तैयार हो जाओ। मैं अपना सर हिलाते हुए तैयार होने के लिए वापस दौड़ गई। जब मैंने इनकी आवाज़ दोबारा सुनी तो फ़ौरन मुड़ी। सुनो मैडम, तुम ग्रुप नंबर 7 की क़यादत करोगी। तुम्हें इन सब साथियों की मदद करनी है जिन्हें पहाड़ पर चढ़ने में परेशानी पेश आएगी। तुम्हें पहले ही इन जिम्मेदारियों के बारे में बताया जा चुका है जो एक ग्रुप लीडर को अंजाम देनी होती है। यानी ये इसमें क्या बताती हैं कि जब ये ट्रेनिंग कर रही थी तो ज़ाहिर की बात है पैदल चलना आसान नहीं होता। और जब इन्होंने अपने फर्स्ट डे वहाँ पर, क्योंकि जब हम माउंट वगैरह पे चढ़ते हैं तो हमें चलना ही होता है, तो ये काफ़ी थक गई थी। इन्होंने सोचा कि ये नेक्स्ट डे नहीं जाएंगी, लेकिन तभी जब इन्होंने अपने टीचर से बात करी तो उन्होंने उनसे कहा कि अब उन्हें क्या बनाया जा रहा है? लीडर बनाया जा रहा है। अब देखिए, जब हम किसी पोस्ट पर आते हैं तो हमारी कुछ जिम्मेदारी भी होती हैं। तो क्या जिम्मेदारी है? एक बड़ी जिम्मेदारी। मैंने सोचना शुरू किया एक ग्रुप लीडर की क्या जिम्मेदारी होती है। देखो, जो लीडर होते हैं वो अलग अलग जगह जिस ग्रुप के या जिस चीज़ में होते हैं उनकी ज़िम्मेदारी उसी हिसाब से होती है। जैसे यहाँ पर जो ये ग्रुप लीडर बनी है ये उन लोगों की बनी है जो पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो इनकी ज़िम्मेदारी थोड़ी अलग है। जैसे सामान उठाने में दूसरों की मदद करना, पूरे ग्रुप के आगे बढ़ जाने के बाद ही खुद बढ़ना, जो चढ़ ना पाए से हाथ पकड़कर चढ़ाना, क़याम और आराम के लिए जगह तलाश करना, बीमार होने पर इसकी देखभाल करना, ग्रुप के लिए खाने का इंतज़ाम करना। सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर ग्रुप के किसी फ़र्द से कोई गलती हो जाए तो बाखुशी सज़ा के लिए तैयार रहना। मैंने महसूस किया कि यहाँ एक मुख्तलिफ़ किस्म का नज़्म व ज़ब्त है। आपको पता है, जब भी हम कोई भी काम करते हैं तो सबसे पहले डिसिप्लिन का होना बहुत ज़रूरी होता है। और वही चीज़ इन्होंने यहाँ बताई है कि जो इन्होंने ट्रेनिंग की उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो रहा वो डिसिप्लिन था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैंप सज़ा है या मज़ा। ग्रुप नंबर 7, यानी ये अब अपने ग्रुप की बता रही हैं जिसकी ये लीडर थी, उसमें कितने मेंबर थे और वो सब किस तरह से इन्होंने ग्रुप को लिया। ग्रुप नंबर 7 में असम, मणिपुर, मिज़ोरम, मेघालय और नागालैंड की लड़कियां शामिल थीं। केंद्रीय विद्यालय में से अकेली टीचर थी। मैं अपने ग्रुप के नए साथियों से मिलकर बेहद खुश थी। इनमें से ज़्यादातर लोग ठीक तरह से हिंदी नहीं बोल सकते थे। मुझे आज भी अफसोस है कि 21 दिन साथ रहने के बावजूद मैं मिज़ोरम की हुंदरून बी से एक मर्तबा भी बात न कर सकी, क्योंकि इसे सिर्फ मीज़ो ज़बान आती थी, मगर दिल से हम सब एक दूसरे के करीब थे।
यहाँ पे इन्होंने बताया कि जिस ग्रुप के साथ वो थी वहाँ पर सबसे बड़ा जो चैलेंज इन्होंने फेस किया वो भाषा को लेकर था, क्योंकि वो सभी अलग अलग स्टेट से थी और सबकी भाषा अलग थी। तो ये उसी चीज़ को बता रही है कि जब हमारी भाषा अलग होती है तो हम जो कम्युनिकेशन है, बातचीत है, वो नहीं कर पाते। जब नदी पार की, आपको बताया जब माउंट एवरेस्ट वगैरह ये जो भी पर्वत होते हैं उनकी ट्रेनिंग की जाती है, तो उसमें हर चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है कि नदी को कैसे पार करना है, या और जो माउंट है उसे कैसे पार करना है। ठीक है, तो यहाँ पर इनका एक्सपीरियंस है जब इन्होंने नदी पार की। ये टाइम है इनका 5 फरवरी 1984 का। रोज़ाना की तरह हमें नाश्ते में विटामिन सी, आयरन की गोलियाँ और गर्म चॉकलेट वाला दूध दिया गया। ये ताकत के लिए और सर्दी से महफूज रखने के लिए दिया गया था। हर सुबह हमारा डॉक्टरी मुआयना होता, हम पट्टियाँ बांधते और दर्द का मरहम मलते हुए बाकी बचे दिनों को शुमार करते। 8 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद हम एक नदी के पास पहुँचे। नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक मजबूत मोटा सा रस्सा बंधा था। इसे दोनों किनारों पे बड़े बड़े खूंटों से मजबूती से बांधा गया था। मैं परेशान थी। मैं सोच रही थी कि अगर रस्सी खुल गई तो क्या होगा। मैं दिल ही दिल में नदी की चौड़ाई का अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रही थी। हमारे इंस्ट्रक्टर ने अपनी कमर पर एक रस्सी बांधी। मैं एक तरह के हुक डाल इस सालिंग को नदी के ऊपर बंधी रस्सी में डालकर वो बर्फीले पानी से गुजरते हुए नदी के दूसरे तरफ चले गए। कोई भी तेज़ी से बह रही नदी में एक कदम रखने को राज़ी ना था। हर कोई दूसरे को आगे करने के लिए धक्का दे रहा था। मैं कतार में सबसे पीछे खड़ी हुई थी ताकि कोई मुझे देख न सके। तभी इंस्ट्रक्टर मेरे करीब आए। इनके हाथ में हुक लगी एक रस्सी थी। मैं समझ गई कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। मैं तैयार थी लेकिन खुद में हौसला नहीं जुटा पा रही थी। सर ने ये डर महसूस किया और ज़ोर से पुकारा, 3 तालियां संगीता मैडम के लिए। और इसके साथ ही किसी ने मुझे आहिस्ता से पानी में ढकेल दिया। मैंने महसूस किया कि जैसे मेरे पाँव बर्फ़ से जम रहे हों। मैंने काँपना शुरू कर दिया और मेरे दांत बजने लगे। मैं रस्सी को ज़ोर से पकड़े अपने पैर जमाते हुए चल रही थी। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ी नदी और गहती होती गई और पानी मेरी गर्दन तक पहुंच गया। नदी के दरमियान में मेरा तवाज़ुन बिगड़ गया और मैं फिसलने लगी। बेहद डर और ठंड की वजह से रस्सी मेरे हाथों से छूट गई और मैंने मदद के लिए चीखना शुरू कर दिया। मुझे यकीन था कि नदी मुझे बहा ले जाएगी, लेकिन नहीं, मैं तो रस्सी से बंधी थी। मैंने ये आवाज़ सुनी, रस्सी पकड़ो, रस्सी पकड़ो। मैं पुकार सुन सकती थी। मैंने किसी तरह रस्सी को पकड़ा और खुद को आगे ढकेला और हिम्मत पैदा की। इस तरह मैं नदी के किनारे तक आ गई। मैंने एक ख़ास तरह की खुशी महसूस की क्योंकि मैं पानी से बाहर आ गई थी। इस ख़तरनाक मरहले को पार करने के बाद यकीनन मैं बेहद खुश थी। अब मैं किनारे पे खड़ी होकर दूसरों से कह रही थी कि रस्सी ज़ोर से पकड़ो। मैं जानती थी कि ये हिम्मत मुझे मिली इसलिए पैदा हुई है कि मैंने इस एक चैलेंज का कामयाबी के साथ सामना किया। यानी कि यहाँ पे इन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया कि कैसे इन्होंने रस्सी के ज़रिए नदी को पार किया। चट्टानों पे चढ़ना, यानी कि इनका जो दूसरा एक्सपीरियंस था वो था चट्टानों पे चढ़ना, जो कि असल में इनका ट्रेनिंग का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा था। और वो कब का था? 10 फरवरी 1984। टिकला गांव तक पहुंचने के लिए 15 किलोमीटर और ऊपर चढ़ना था। ये गांव 16,000 मीटर की ऊंचाई पर था। हमारी कमर पे बंधे थैले में वो सब कुछ था जो हमें चाहिए था। खाने के पैकेट, पानी की बोतल, रस्सी, हुक, प्लास्टिक शीट, डायरी, टॉर्च, तौलिया, साबुन, विंडो शीटर, सीटी, ग्लूकोज, गुड़, चना और कुछ खाने का सामान। हमें सीढ़ी नुमा खेतों में आगे उगे हुए फल और सब्जियां नज़र आ रही थी। कर्नल राम सिंह 90 मीटर ऊंची चट्टान पर खूंटे गाड़कर रस्सी के साथ खड़े थे। हमसे कहा गया था कि पहले चट्टान का गौर से मुआयना कर लें और इन निशानों को पहचान लें जहां हम अपने हाथ और पाँव जमा सकते हैं। आज मैं कतार में सबसे पीछे नहीं थी, बल्कि मैं सबसे आगे खड़ी हुई थी। हमारे इंस्ट्रक्टर ने अपनी कमर के चारों तरफ एक रस्सी बांधी, सिलिंग डाला और नीचे
लटकता मोटा रस्सा पकड़कर चट्टान पे चढ़ना शुरू कर दिया। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो दौड़ रहे हों। मैंने भी स्लिंग डालकर चट्टान पर पैर रखा, लेकिन जैसे ही मैंने पहला कदम रखा मैं फिसल गई और रस्से से झूलने लगी। चढ़ते हुए अपने जिस्म को 90 डिग्री के ज़ाविये पे रखो, मैंने सुना। अपनी कमर सीधी रखो, झुको नहीं। ये बात दिमाग में रखते हुए कि चट्टान भी एक मैदान की तरह है, मैं इस पर सीधी चढ़ने लगी। अभी वापस उतरना बाकी था और जब हम नीचे की तरफ आए तो हमने एक ख़ास तरीके से रस्सी का इस्तेमाल किया, जिसको कोहापे माई ज़बान में रैपलिंग कहते हैं। मैंने इस काम को बेखौफ होकर अंजाम दिया। यानी कि यहाँ पे इन्होंने बताया कि किस तरह ये जो पहाड़ था इस पे इन्होंने चढ़ना सीखा, जो कि एक रस्सी की हेल्प से था, जिसे रैपलिंग बोला गया है। मतलब उसका जो मेथड है। फिर है इनका एक इन्होंने किस्सा शेयर किया है जिसे इन्होंने बोला है, और ये कब का है, 14 फेब 1984 का। ठीक है। एक शाम हुंदुरून भी को भूख लगी। हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं था। मेरे देखते ही देखते वो तार की बाड़ को पार करके खेत में चली गई। इसने जल्दी से 2 खीरे तोड़े और वापस आ गई। तभी एक पहाड़ी औरत ने आके इसका थैला पकड़ लिया और अपनी ज़बान में खुदरून बीवी को कुछ कहना शुरू कर दिया। हम नहीं समझ सके कि वो क्या कह रही थी। नूरून भी इसको अपनी मीज़ो ज़बान में समझाने की कोशिश करने लगी, जो हम नहीं समझ सके। मैंने हिंदी में समझाने की कोशिश की, जो दोनों में से कोई भी समझ नहीं सकता था। आखिर में मैंने हाथ जोड़कर कहा कि हमसे गलती हो गई। इस दौरान हमारा ग्रुप बहुत आगे जा चुका था, अंधेरा हो चुका था और हम रास्ता भूल गए थे। अब हम वाकई बहुत डर गए थे। यानी यहाँ पर ये बताती हैं कि कैसे ये अपने ग्रुप के साथ एक ट्रेनिंग के लिए निकली और फिर ये उसमें पीछे रह गई, क्योंकि इनकी जो साथ में ग्रुप मेंबर थी वो भूख के कारण एक खेत में चले गई थी और फिर उसी समय ये पीछे रह गए। टॉर्च होते हुए भी हम कुछ नहीं देख पा रहे थे। मुझे सर्दी में पसीना आ गया। मैंने खुदरू बीवी का हाथ ज़ोर से पकड़ लिया और चिल्लाई, तुम सब कहाँ हो? क्या तुम मेरी आवाज़ सुन रही हो? मेरी आवाज़ पहाड़ों में गूंजने लगी। हम दोनों ने ज़ोर ज़ोर से सीटियाँ बजानी शुरू कर दी और अपनी अपनी टॉर्च रोशन कर ली। शायद ग्रुप को एहसास हो गया कि हम खो गए हैं। मुझे दूर से सीटियों की आवाज़ सुनाई दी। मैं इशारे को समझ गई। हमने एक दूसरे के हाथ सख्ती से पकड़ लिए और इंतज़ार करने लगे। खुदरून बीवी को लगा कि हमें आवाज़ करते रहना चाहिए। इसने ज़ोर ज़ोर से मीज़ो गीत गाना शुरू कर दिया। कुछ वक्त गुजरने के बाद हमने देखा कि वो लोग सामने से आ रहे हैं और आखिरकार हम फिर ग्रुप से मिल गए। तब हमारी जान में जान आई। यानी कि यहाँ पे इन्होंने बताया कि किस तरह ये ग्रुप में पीछे रह गए थे और फिर बहुत कोशिश के बाद ये अपने ग्रुप से मिल गए। एक ख़ास मेहमान, यानी कि इनकी जो ट्रेनिंग कैंप है उसमें एक नए गेस्ट आए। कौन आए हैं पढ़ते हैं और कब आए हैं, 15 फरवरी को। ठीक है। शाम के खाने के वक्त हमारी मुलाकात एक ख़ास मेहमान बचेंद्री पाल से हुई। इनका इंतखाब माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई के लिए हुआ था और वो ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह की दुआएं लेने आई थी। ये खुशियों से भरपूर शाम थी। हम सब गा बजा रहे थे। बचेंद्री पाल भी एक मशहूर पहाड़ी गीत गाते हुए नाचने लगी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि बचेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पे कदम रखने वाली पहली खातून बन जाएंगी, वो तारीख लिखेंगी। यानी कि इनके कैंप में एक लेडी आई जिनका नाम बचेंद्री पाल था और वो पहली लेडी हैं जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी हैं। बर्फ़ में कैंप, यानी कि अब जो माउंट एवरेस्ट है वहाँ पर क्या हो रहा है, बर्फ़बारी हो रही है और उसमें इनका कैंप किस तरह ये लगाती हैं, उसमें रहती हैं, उसको इन्होंने शेयर किया है। और कब की बात है ये, 18 फरवरी 1984। हम 2134 मीटर की ऊंचाई पर खड़े थे और हमें यहाँ रात गुजारनी थी। हर कोई खेमा लगाने में मशगूल था। खेमे लगाने और ज़मीन पर बिछाने के लिए हमारे पास प्लास्टिक की दोहरी तह वाली चादर थी, जिसमें हवा रुकी रहती है और सर्दी नहीं लगती। मैंने खेमा लगाने के लिए खूंटी और खंबे गाड़े